हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अपना गेट 2024 का फोरनून सेशन का पेपर कर रहे हैं और इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम टफेस्ट क्वेश्चन ऑन एनी गेट पेपर दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं डीबीएमएस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, नेटवर्किंग, टीओसी, सीओए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं। So be tuned in this video. So let us start with our first question of today. Let G be an undirected connected graph in which every edge has a positive integer weight. Suppose that every spanning tree in G has even weight. Which of the following statement is are true for every such graph G? Okay. So guys, इसमें सबसे पहले तो आपको टर्मोलॉजीज पता होनी चाहिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड का मतलब है वी डू नॉट हैव अ पॉइंटेड एजेस, एरोड एजेस नहीं है, हमारे पास सिंपल एजेस है। ठीक है, वी हैव अ कनेक्टेड ग्राफ और जिसमें हर एक एज का वेट एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब उसमें ये फर्दर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि सपोज करो कि उसका जो स्पैनिंग ट्री है उसका वेट हमेशा इवन होगा। सो व्हाट इज स्पैनिंग ट्री? स्पैनिंग ट्री इज अ ट्री जो कि आपकी सारी वर्टिसेस को कवर करे आपके ग्राफ जी में। ठीक है, एंड व्हाट इज ट्री? जिसमें साइकिल ना हो। सो ऐसा ट्री जो आपकी सारी वर्टिसेस को कवर करे, दैट इज नोन एज स्पैनिंग ट्री। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि ये जो आपको नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, ये स्टेटमेंट हर एक ऐसे जी ग्राफ के लिए सही हो। अब देखो, जहां पे एवरी सच ग्राफ जी आ जाए ना, इसका मतलब है कि ये जनरलाइज स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, हर एक जी पे वर्क करनी चाहिए। तो अगर हर एक जी पे वर्क नहीं कर रही है, अगर हमें एक भी काउंटर एग्जांपल जनरेट कर पाते हैं तो दैट इज इनफ कि हम लोग उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही काम करने वाले हैं, हम लोग एक एक करके अपने ऑप्शंस एलिमिनेट करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ए ऑप्शन, ऑल एजेस इन जी हैव इवन वेट्स। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ एन एग्जांपल विद ऑड एजेस। क्या हम लोग ऑड एजेस के साथ बना सकते हैं? तो लेट्स से कि ये एक मेरा ग्राफ है। ठीक है, और इसमें मैंने सारी ऑड एजेस रखी हैं। तो क्या मैं इससे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना पाऊंगी जिसका वेट इवन हो? जी हाँ, 1+1 = 2। एक जो और पॉसिबल स्पैनिंग ट्री हो सकता है इसका 1+1 = 2। तो ऑड वेट्स के साथ भी हम लोग स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, हर एक स्पैनिंग ट्री जो कि इवन वेट का हो। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट लगता है, सिंपल कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज कि आपका इवन प्लस इवन ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा? इवन। बट अगर आप ऑड प्लस ऑड भी ऐड करते हो तो आपका इवन बनेगा। ठीक है, ये वाली चीज हमने इस एग्जांपल में यूज की है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट option, that is the option all edges in G have even weight or all edges in G have odd weight। अब इवन एट वेट वाला तो हम लोग देख चुके हैं, अब हमें देखना है ऑड वेट्स। ठीक है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, अब ये देखिए,
इसमें ना तो सारी जो एजेस हैं वो इवन की हैं, ना सारी एजेस ऑड की है। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज, क्या हम इसका स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं? बिल्कुल। अब देखो स्पैनिंग ट्री में जरूरी क्या क्या है आपका, एक ये बीच का ब्रिज तो आपका जरूरी है। ठीक है, अगर आपको इन दोनों को कनेक्टेड रखना है तो आपका ब्रिज तो जरूर आएगा। ठीक है, तो 1 + 1 दैट इज 2, तो ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जरूर आएगा। आपकी सी एच भी आ जाएगी, जी एच भी जी वर्टिसेस भी आ जाएगी, एफ वर्टिसेस भी आ जाएगी। अब आपको क्या चाहिए, डी और ई वर्टेक्स चाहिए और ए और बी वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, अब ए और बी वर्टेक्स लाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम 2 एजेस चाहिए। ठीक है, या तो आप ये वाली लो, ये वाली लो। ठीक है, तो ए और बी के लिए वर्टेक्स के लिए आपको 1 + 1 2 चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको डी और ई वर्टेक्स लाने के लिए 2 + 2 4 चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें ही हमारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं, बट हमारी एजेस का वेट सेम रहेगा। तो हमारे पास टोटल क्या हो गया, 4 6 8, एंड वी आर हैविंग आर वेट ऑफ द स्पैनिंग ट्री टू बी इवन। ठीक है, तो हमारे पास इसका भी काउंटर एग्जांपल है, क्योंकि इस जी में ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें ना तो सारी इवन है ना सारी ऑड है, सो इट इज आल्सो नॉट feasible फॉर एवरी सच ग्राफ। ठीक है, now let us come to the C part. In each cycle in G, all edges in C have even weight. Basically, what they are saying is कि आपके पास G में, यही वाला एग्जांपल जो हमने फर्स्ट में लिया था वही वाला कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग अ साइकिल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हर एक साइकिल जो G में बनेगी, all edges in C have even weights। जी नहीं, जरूरी तो नहीं है, क्योंकि ये भी एक साइकिल बना रहा है बट वी आर हैविंग ऑड वेट्स, राइट, और हमने इसका स्पैनिंग ट्री देखा है तो वो इवन बन रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब लास्ट जो आपका ऑप्शन रह गया है डी, दैट वुड बी करेक्ट, बट एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन ईच साइकिल इन जी, either all edges in C have even weights or all edges in C have odd weights. So guys, actually this is true। ठीक है, अगर आपकी कोई भी साइकिल होती है, या तो उसमें इवन वेट्स हो या फिर उसमें ऑड वेट्स हो, सारे, ठीक है, तभी आपका जो स्पैनिंग ट्री होगा वो गारंटीड इवन वेट देगा। ठीक, गारंटीड, क्योंकि अगर लेट से मैं इसमें ये 2 रख देती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक स्पैनिंग ट्री तो आ जाएगा जिसमें आपके पास ये आ जाएगा, बट अगर मैं ये वाला स्पैनिंग ट्री ले लेती हूँ तो यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा हमारे पास 3, विच इज नॉट इवन। ठीक है, तो इस वजह से हमारे साइकिल में सारे ऑड या इवन होने चाहिए, दैट इज नेसेसरी। ठीक है जी, सो द डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Consider a context-free grammar G with the following 3 rules, and let W belongs to LG, let NAW, let NAW, NBW and NCW denote the number of times ABC occurs in W respectively. Which of the following statements are true? ठीक है, तो गाइस इसमें कुछ नहीं पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है
कि आपके पास एक लैंग्वेज दी हुई है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दी हुई है, और उसमें कुछ कुछ स्ट्रिंग में हमारी ए बी सी की क्या क्या अकरेंस हो सकते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग। ठीक है, तो हम लोग इसके काउंटर एग्जाम्पल भी बनाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारी लैंग्वेज एन number of A in W should be greater than number of B in W. Let us try. अब इस S की जगह अगर मैं C रख दूं, दोनों में हम मैंने ये वाले दोनों लिए किए हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बट यहाँ पे तो मेरे पास इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका जो A है वो C-2 होना चाहिए। C-2 होना चाहिए। ओके, लेट अस ट्राई टू फाइंड सम काउंटर एग्जांपल। S से हम लोग AS पे गए। ठीक है, इट्स ग्रेटर, इक्वल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, इस पे हमारा आया C। ठीक है, तो अब C हमारा 1-2 और 1, सो 1 इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, दिस सीम्स करेक्ट। इस वाली पे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आपका C जो है वो 2 है, A है आपका 1, तो 1 is greater than 2 minus 2 which is 0. This seems correct. इसका कोई काउंटर एग्जांपल नहीं बन पा रहा है। ठीक है, NCW is equal to NBW plus 1, इसके लिए तो ये सही है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। अगर हम ये वाली AC स्ट्रिंग ले तो A हमारा 1 है, B हमारा 0 है, तो 0 plus 1 is equal to 1। ठीक है, दिस ऑल्सो सीम्स करेक्ट। सी, इसका ना आप लॉजिकली यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि आपका जो S है ना वो हमेशा C पे ही खत्म होगा। ठीक है, अगर आप C और B की रिलेशन देखना चाहते हो तो वो इसी में देख पाओगे, और यहाँ पे हमारे पास दो टर्मिनल्स है, नॉन टर्मिनल है, जो कि C से ही खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका C हमेशा बड़ा ही रहेगा B से, और वो भी एक बड़ा रहेगा। रीजन भी, अगर आप इसमें ट्रेवर्स करते हो, ठीक है, तो आप सिर्फ AAS पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ A स्टार C बन सकता है आपका, अगर आप सिर्फ इसी में घूमते हो तो। इसमें आपका क्या बन सकता है, इसमें आपका क्योंकि एक बार B आ रहा है बट दो बार C आ रहे हैं, राइट, तो सेम हमारे साथ यही रहेगा कि अगर दो S नॉन टर्मिनल C के साथ आ रहे हैं तो आपका एक B जरूर आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका हमेशा फॉलो होगा। ये वाला रिलेशन देख लेते हैं। AC स्ट्रिंग जो हमारी बनी है उसी पे चेक करते हैं, क्योंकि वो हमारी बेसिक स्ट्रिंग है। तो C आपका 1 है। ठीक है, 0 इंटू 2 0, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये तो इसी वाली स्ट्रिंग पे गलत हो गया। तो आपका जो B और C है सिर्फ वही सही होंगे, बाकी के हमारे पास काउंटर एग्जांपल्स हैं। नाउ लेट अस कम टू दी NAT questions. Consider a disk with the following specification. ठीक है,
आपका डिस्क का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको क्या क्या दी हुई है, आपकी रोटेशन स्पीड दी हुई है 6000 आरपीएम, एवरेज सीक टाइम दिया हुआ है 5 मिली सेकेंड, आपका सेक्टर्स दिए हुए हैं पर ट्रैक, और आपके सेक्टर्स में कितना डेटा है वो दिया हुआ है, और आपको एक फाइल दी हुई है जिसका कंटेंट 3000 सेक्टर्स में लोकेटेड है रैंडमली। अब एज्यूमिंग कि आपकी जो एवरेज रोटेशनल लेटेंसी है, द टोटल टाइम, बेसिकली आपकी रोटेशनल लेटेंसी एवरेज लेनी है हमें, ठीक है, तो हम लोग उसको बाय 2 करके लेंगे। तो आपको टोटल टाइम बताना है कि आपको एंटायर फाइल रीड करने में कितना टाइम है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास 3000 सेक्टर्स है, आपको 3000 सेक्टर्स को रीड करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक सेक्टर को रीड करने का टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपका आएगा सीक टाइम, ठीक है। फिर आपकी आएगी रोटेशनल लेटेंसी, प्लस आपका ट्रांसफर टाइम, ठीक है। ये तीनों आपको निकालने पड़ेंगे फॉर व्हाट, फॉर गेटिंग द टाइम ऑफ वन सेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले सीक टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, सीक टाइम हमें गिवन है, ठीक है, तो उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट्स 5 मिली सेकेंड, वो जनरली आपको गिवन भी होता है, 5 मिली सेकेंड, ठीक है। रोटेशनल लेटेंसी हम कैसे निकालते हैं, रोटेशनल लेटेंसी आपको दी हुई है पर मिनट, इट्स रोटेशन पर मिनट, ठीक है। आपको क्या निकालनी पड़ेगी, आपको निकालनी पड़ेगी पर सेकंड, क्योंकि आपकी सारी चीजें सेकंड में है, ठीक है। राम जी, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड इट लाइक दिस, रोटेशनल लेटेंसी पर सेकंड, ठीक है। तो ये इतना होगा 60 सेकेंड अपॉन में 6000, जो कि आपकी रोटेशन स्पीड है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.01 सेकेंड। अब आपका ये हो गया आपका 0.01 सेकेंड, हालांकि हम इसको बाद में, अच्छा तो हमने रोटेशनल लेटेंसी पर सेकेंड निकाली है, बट हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि हमें एवरेज रोटेशनल लेटेंसी निकालनी है, तो हमें इसको डिवाइडेड बाय 2 ही करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन यू डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इट बिकम्स, it becomes 0.05, yes, 0.005 सेकेंड। अगर हम इसको मिली सेकेंड में करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 5 मिली सेकेंड, ठीक है। हमारा मिली सेकेंड में, तो हमें इसको ऐड करने के लिए मिली सेकेंड ही चाहिए होगा, तो हम लोग सबको मिली सेकेंड में ही करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर टाइम, रीड करना है ना। ट्रांसफर टाइम इज टाइम पर रोटेशन
अपॉन में सेक्टर्स पर ट्रैक। अब आपकी पर रोटेशन का टाइम था 0.01, ठीक है, एवरेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ रोटेशन की बात हो रही है। और आपके पास कितने सेक्टर्स हैं? आपके पास 500 सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, एक ऊपर कर दो एक नीचे कर दो, इंटू 10⁻⁻⁴, और रादर 2⁻⁻5, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसे मिली सेकेंड में ही करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम इसको 20 न्यू सेकेंड लिख लें, इट इज मच बेटर ना, या फिर या फिर चल लेट अस कीप इट दिस, ठीक है, लेट अस कीप इट दिस वे। अब सारी चीजों को एक बार ऐड कर लेते हैं। 5 × 10⁻³ प्लस में 5 × 10⁻³ प्लस में 2 × 10⁻⁵, ठीक है। अब इसमें से आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो 10⁻³ तो बाहर निकल ही जाएगा आपका, 5 + 5 अब क्योंकि इसमें से 3 निकल गया है, सिर्फ 2 बचे हुए हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, 0.02 बच जाएगा, राइट। तो आपका क्या बच जाएगा, 10.02 बच जाएगा, इंटू 10⁻³ हम ऑलरेडी लिख चुके। अब ये हमने एक सेक्टर का निकाला था, व्हाट डू वी वांट, हमें 3000 सेक्टर का निकालना है। 3000 सेक्टर के लिए 3 × 10⁻⁻, और ये हो जाएगा आपका 30.06, ठीक है, 30.06 सेकेंड इज योर आंसर, ठीक है। Now let us come to the next question. Do we have some space here? We have. Consider a TCP connection operating at a point of time with the congestion window of size 12 MSS, maximum segment size, when a timeout occurs due to packet loss. ठीक है, आपके पास एक TCP कनेक्शन है जो कि कंजेशन विंडो साइज आपका है 12 MSS, ठीक है, बेसिकली आपका 12 ही मैक्सिमम सेगमेंट साइज हो सकता है। अब कोई पैकेट लॉस हुआ है, उसकी वजह से आपका टाइम आउट हो गया है, ठीक है। assuming that all segments transmitted in the next two RTTs are acknowledged correctly, the congestion window size during the third RTT will be। अच्छा देखो, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि जब आपका टाइम आउट होता है ना, जब आपका टाइम आउट होता है तो आपका जो कंजेशन विंडो होता है ना, वो 1 MMS हो जाता है। आपका पहले कुछ भी साइज रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फिर हम लोग स्लो स्टार्ट फेज में पहुंच जाते हैं, ठीक है।
स्लो स्टार्ट फेज में क्या होता है कि टाइम आउट होते ही फर्स्ट राउंड ट्रिप में आपका डबल होता है, फिर सेकंड में आपका दोबारा डबल होता है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाले में भी आपका डबल होगा। तो टाइम आउट के बाद जो आपकी फर्स्ट आरटीटी होगी उसमें 1 into 2 would be 2 MSS, फर्स्ट है ये। सेकेंड आरटीटी में क्या होगा, अब आपका 2 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 MSS। अब हमसे पूछा गया है कि थर्ड आरटीटी में क्या होगा। कंजेशन विंडो साइज ड्यूरिंग द थर्ड आरटीटी, अब यहाँ पे तो 4 ही जाएगा ना, हो जाएगा वो जब लास्ट में आरटीटी खत्म हो जाएगा उसके बाद वो डबल हो जाएगा, बट बिगनिंग में तो 4 ही जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4 MSS, ठीक है। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन था ये, मोर ऑफ कि आपको पता होना चाहिए कि एमएसएस जो है आपका टाइम आउट के बाद बंद हो जाता है और उसके बाद स्लो स्टार्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हर एक आरटीटी के बाद आपका कंजेशन विंडो डबल हो जाता है, ठीक है। Now let us come to the next question. Consider an Ethernet segment with a transmission speed of 10 raised to power 8 bits per second and a maximum segment length of 500 meters. If the speed of propagation of the signal in the medium is this, then the minimum frame size for collision detection is. Okay. इसमें सबसे पहले जो हमें एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, वो पता होनी चाहिए कि जो आपका फ्रेम और मिनिमम फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम है, ठीक है, कोलिजन डिटेक्शन में आपका जो फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम है is equal to, मतलब must be at least equal to round trip time. And what is round trip time? This is nothing but 2 into TP, propagation time आने और जाने, ठीक है। तो that is your राउंड ट्रिप, ठीक है। अब इसमें से हमें कुछ नहीं निकालना है, हमें फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम निकालना है और हमें 2TP निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग TT भी बोल देते हैं। अब TT का फॉर्मूला पता है, पहले 2TP निकाल लेते हैं, ठीक है। TP का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में प्रोपेगेशन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है हमारा डिस्टेंस है 500 मीटर्स, ठीक है। मीटर्स पर सेकेंड ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। 500 और अपॉन में क्या है, आपकी जो स्पीड है वो है 2 into 10⁸, तो इससे हट जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा 5, मतलब ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो और कट जाएंगी तो 6 बच जाएगा, 5 into 10⁻⁻6 -6 आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपका टीटी जो होता है वो क्या होता है, आपका टीटी होता है फ्रेम साइज, ठीक है, लेंथ ऑफ द फ्रेम अपॉन में जो आपकी ट्रांसमिशन स्पीड होती है,
ठीक है, अब आपको ट्रांसमिशन स्पीड दी हुई है 10⁸ बिट्स पर सेकेंड, और ये हमें किसके इक्वल रखना है, 5 × 10⁻⁻⁶। तो अब बेसिकली यहाँ से हमें सिर्फ ये फ्रेम साइज निकाल लेना है, विच कम्स आउट टू बी फ्रेम साइज इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁶ into 10⁸ which is 500 bits. 500 bits. This is your answer. Next is your question from DBMS, and it's a very, 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 I don't know, a beautiful question you can say, or you can say it as a tough question also. अगर कोई वहां पे जाके बैठ के करने लग गया है इसको पहली बार में, तो हार्डली अगर 1000 बच्चे बैठ रहे हैं उसमें से कोई 2-3 ही कर पाएंगे. A functional dependency if x goes to y is termed as a useful functional dependency if and only if it satisfies all the 3 conditions. ठीक है, आपकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो दी हुई है x गोज टू y, तो ये हम 2 एट्रीब्यूट्स की ही है फंक्शनल डिपेंडेंसी. ठीक है, और वो वैलिड तब मानी जाएगी जब आपका ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे. पहली क्या है कि x आपका एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, y आपका एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, और x और y का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट होना चाहिए. मतलब कि i, x और y जो है वो उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैच नहीं करने चाहिए. ठीक है, लेट्स से अगर a b c है तो x की, तो y जो है वो b c और a में से कोई भी उसमें नहीं लाई करना चाहिए. ठीक है, so now let us see this. ठीक है, for a relation R with 4 attributes, do I have space here? आपको 4 एट्रीब्यूट्स का आपको रिलेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो R में आपका A B C D, और आपको ऐसी टोटल नंबर ऑफ यूजफुल डिपेंडेंसीज बता. ठीक है, तो अब सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2⁻16 कॉम्बिनेशन, 2⁻4 कॉम्बिनेशन विच इज 16 कॉम्बिनेशन. ठीक है, जिसमें आपका क्या आएगा, जिसमें आपका एक एम्प्टी सेट, सारे यूनिक सेट्स, उसके बाद 2-2 की पेयरिंग, फिर 3-3 की पेयरिंग, एंड फिर 4 की हमारी पेयरिंग. ठीक है, बट इसमें से हमें मना किया गया कि ये एम्प्टी सेट को हमें कंसिडर ही नहीं करना. तो जो हमारे पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं x और y के वो होंगे 15. ठीक है, तो इसका और इसका तो देख लिया हमने कि इसके 15 x के सेट बन सकते हैं, 15 y के सेट बन सकते हैं. अब जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है इसका इंटरसेक्शन वाले का, कि जो भी x में आ रहा है वो y में नहीं आना चाहिए. ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से कि x में जितने एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं मोड ऑफ x से. तो y में कितने आएंगे, 2 to the power
4 माइनस मॉड ऑफ एक्स -1। ये हमने कैसे किया, ये हमने इस तरीके से किया। देखो टोटल आपके पास 4 है, ठीक है। उसमें से अगर मैंने एक एक्स को दे दिया तो बाकी के मेरे पास कितने बचेंगे, 4 में से 3 बचेंगे, और उसकी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास y में हो सकती है। ये -1 है आपका एम्प्टी सेट हटाने के लिए, क्योंकि एम्प्टी सेट तो उसमें भी लाई कर सकता है ना, ठीक है। तो जितने हमने x को असाइन कर दिए हैं उसमें से जितने बचेंगे उनके फिर पॉसिबल सेट्स बना के हम लोग y में डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने इंटरसेक्शन को भी हैंडल कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें अब निकालना है कि ऐसी कितनी यूजफुल पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, उनका नंबर चाहिए हमें, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू डू कि हम लोग हर एक वैल्यू को, ठीक है, आइटरेट करेंगे। पहले जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं। जनरलाइज्ड हमारा क्या होगा कि k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 to 4, ठीक है। उस 4 में से हमने k सेलेक्ट किए along with the combination of y। तो हमें एक के लिए कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी, दो के लिए कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी, तीन के लिए कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी, और चार के लिए कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी, उनको आइटरेट करके उनके नंबर्स हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं ना, हो सकता है कि ए भी अगर मैं ले रही हूँ तो ए भी एक हो सकता है, बी ए भी एक सेट हो सकता है, तो उसके मेरे को कॉम्बिनेशंस भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो फॉर k is equal to 1 we have 4 1 2 to the power 4 minus 1 minus 1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4c1 into 2 to the power 3 minus 1, ठीक है। 4c1 हमारा 4 ही होता है। 4c1 को मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल 1 का तो 1 ही रह जाएगा, 4 माइनस 1 इज 3 फैक्टोरियल। तो हम इसको खोल लेंगे, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कर दिया, सिर्फ 4 बच गया। ये बच जाएगा 8 माइनस 1, 4 इंटू 7 इज 28, ठीक है। KC2 तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 2 2 to the power 2 minus 1 which would be, आपका जो 4c2 होता है वो होता है आपका 6 इंटू 4 माइनस 1, 6 इंटू 3 इज 18। k इज इक्वल टू 3, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 4c3 2 to the power 3 4 minus 3 minus 1। 4c3 भी आपका 4 ही होता है इंटू 4 में से 3 गया, बचा 1, तो 2 में से 1 गया, इट्स वुड 4। अब k इज इक्वल टू 4 में 4c4 इज 1, ठीक है। ये 1 ही होता है। 4 में से 4 गए 0, 0 में से 1 गया, सॉरी 2 टू द पावर 0 इज 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो ये होल 0, ठीक है। अब ये चारों बेसिकली हमें ऐड करके लिख देनी है, 28 प्लस में 18 प्लस में 4 विच वुड बी योर 50। तो 50 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका कॉम्बिनेशंस और
कॉम्बिनेटोरियल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में, और डीबीएमएस का एक कंबाइंड क्वेश्चन था एक्चुअली. Now let us come to the 57th question. A processor with 16 general purpose registers uses a 32-bit instruction format. ठीक है, तो हम इसको शायद तो साथ साथ में ड्रॉ भी कर सकते हैं. आपके पास 32 बिट का एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है. द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ एन ऑपकोड फील्ड. ऑपकोड होता है, उसमें एड्रेसिंग मोड होता है, दो रजिस्टर फील्ड हैं और एक 16 बिट स्केलर फील्ड है. ठीक है, तो 16 में 32 में से 16 बिट तो आपकी स्केलर की चली गई, और हमारे पास रजिस्टर्स कितने हैं, 16 हैं. तो 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए, 4 बिट चाहिए. ठीक है, लॉग ऑफ 16 इज नथिंग बट 4. तो 4 और 4 के दो रजिस्टर्स हो गए. ठीक है, 8 आपके एड्रेसिंग मोड है. 8 एड्रेसिंग मोड होने का मतलब है कितनी बिट्स चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, 3. तो 3 बिट यहाँ पे एड्रेसिंग मोड के लिए हो गए. ऑप कोड के लिए कितनी फील्ड चाहिए होंगे आपको, तो लेट्स से ये x फील्ड चाहिए, तो x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16. ठीक है, ये होना चाहिए आपका टोटल 32. तो 32 माइनस 16 माइनस 8 माइनस 3. ठीक है, तो ये बच गया आपका 5. तो आपकी 5 बिट हो सकती है मैक्सिमम ऑफ 4. ठीक है, now let us come to another question, which is a non-pipelined instruction execution unit operating at 2 gigahertz takes an average of 6 cycles to execute an instruction of a program. आपका एक नॉन पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन जो है वो 6 साइकिल लेता है, 2 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है एक प्रोग्राम को रन करने के लिए. अब जो ये यूनिट थी इसको रीडिजाइन किया गया है, उसको 5 स्टेज पाइपलाइन पे बना दिया गया है. अभी भी 2 गीगाहर्ट्ज पे वर्क कर रही है. Assuming that the idle throughput of the pipeline unit is 1 instruction per cycle. अभी idle throughput जो है वो idle throughput कह रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन एक साइकिल पे चलनी चाहिए. In the execution of program P, 20% of instructions incur and 2 cycle stall due to data hazard. 20% instruction incur a 3 cycle stall due to control hazard. तो हमारे पास दो टाइप के हजार्ड होते हैं, डेटा हजार्ड एंड कंट्रोल हजार्ड. ठीक है, अब इनकी वजह से क्या होता है कि जो चीज आपकी ऑप्टिमल एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन पूरी हो जानी चाहिए थी वो डिले हो जाती है. ठीक है, तो हमसे अब पूछा गया है कि अब स्पीड अप बताओ कि पाइपलाइन डिजाइन का ओवर नॉन पाइपलाइन डिजाइन. ठीक है जी, देखो सबसे पहले पाइपलाइन नॉन पाइपलाइन का लिख लेते हैं. नॉन पाइपलाइन में आपका फिक्स आपको 6 साइकिल लगेगी. ठीक है, इफेक्टिव पाइपलाइंड में आपका इफेक्टिव तो 1 था, होना 1 चाहिए था. ठीक है, बट इफेक्टिव कितना होगा आपका, इफेक्टिव पाइपलाइंड कितना होगा, एक तो आपका नॉर्मली लगना ही लगना है. ठीक है, उसके बाद आपकी 2 साइकिल जो हैं वो लगेंगी 20% इंस्ट्रक्शन में. उसके बाद आपकी 20% इंस्ट्रक्शन में 3 साइकिल लगेंगी. तो आपका जो इफेक्टिव पाइपलाइन क्या हो गया, इस 20% ऑफ 2
0.4। अब मैं इस वाले को सॉल्व नहीं करूंगी, इट वुड बी 0.6। तो ये आपका आ जाएगा टोटल 2। ठीक है, तो अब आपका जो स्पीड अप होगा, स्पीड अप क्या होता है आपका? स्पीड अप होता है इफेक्टिव टाइम पर साइकिल नॉन पाइपलाइन अपॉन में इफेक्टिव सीपीआई पाइपलाइन। तो नॉन पाइपलाइन आपका 6 था, पाइपलाइन आपका 2 है, तो आपका 3 हो गया है। 3 गुना आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द 59th क्वेश्चन। इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि डिस्टिंक्ट मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री बता दो। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमें करना क्या है। आपका जो स्पैनिंग ट्री होता है उसमें हम लोग अगर क्रुस्कल एल्गोरिथम लगाते हैं, क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या कहते हैं कि हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, कि जो मिनिमम वेट के एजेस होंगे उनको पहले हम लोग लेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो ये एज तो आपकी पक्का पक्का आएगी मिनिमम है, ये भी पक्का पक्का आएगी मिनिमम है, ये भी पक्का पक्का आएगी, ये भी मिनिमम है, ये भी आएगी, ये भी मिनिमम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये वाली वर्टेक्स हो गई, ये वाली वर्टेक्स हो गई, ये वाली वर्टेक्स हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब आपको सिर्फ ये वाली वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, ये हमें चाहिए नहीं, ये हमें चाहिए नहीं। वेट बहुत ज्यादा है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में किसी काम की नहीं है। अब या तो हम इन तीनों में से एक ले सकते हैं, या फिर हम इन तीनों में से एक ले सकते हैं, तभी हमारा कनेक्टेड बनेगा, अदरवाइज कनेक्टेड नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो एक इन तीनों में से चाहिए, एक इन तीनों में से चाहिए। ठीक है, तो अब क्या बेसिकली 9 डिस्टिंक्ट हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो 3 एक एक इसमें एज में आ जाएगा हमारा, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट 3 एजेस इन दिस, तो हमारे 9 डिस्टिंक्ट बन जाएंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, सिंपल है ना। नाउ लेट अस कम टू द chromatic number of a graph is the minimum number of colors used to proper coloring of the graph. The chromatic number of the following graph is. See, अगर आप इसको देखो तो ऐसा लग रहा है कि पूरा mesh है, बट यहाँ पे यही चीज नोट करने की है कि यहाँ पे mesh नहीं है। ये वाली जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। अच्छा, व्हाट इज क्रोमैटिक नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल? ठीक है, वैसे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ऐसा मिनिमम कलर्स हमें ढूंढने हैं कि आपकी जो एडजेसेंट वर्टेक्स होगी उसका सेम कलर नहीं होना चाहिए, दैट इज योर क्रोमैटिक नंबर। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि जितनी मेरे को एडजेसेंट मिल रही है उनको वो वाला कलर नहीं दूंगी, बाकियों को दे दूंगी। तो लेट से मैंने इसको रेड दे दिया, अब ये इन चारों से तो कनेक्टेड है, तो मैं इसको रेड दूंगी अब दोबारा। ठीक है, इसको लेट से इसको भी ग्रीन दे दिया, इसको भी ग्रीन दे दिया, इसको भी ग्रीन दे दिया, इसको भी ग्रीन दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास कितनी वर्टेक्स बच गई? अब देखो, ये वाली जो ग्रीन वर्टेक्स है इसके साथ सिर्फ रेड आ सकता है, बट हमें ये इंश्योर जरूर करना पड़ेगा रेड से कनेक्टेड तो नहीं है ये, तो ये रेड से कनेक्टेड नहीं है, ये रेड से कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली ये भी ग्रीन से कनेक्टेड है, तो ये भी रेड होनी चाहिए, बस हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि दूसरी रेड से कनेक्टेड ना हो। ये रेड से कनेक्टेड नहीं है, ये रेड से कनेक्टेड नहीं है, और ये भी रेड से कनेक्टेड। तो आपका जो क्रोमैटिक नंबर हो गया वो हो गया 2। ठीक है, सो गाइज इस वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चन तक ही करेंगे। लास्ट के जो 5 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं
उन क्वेश्चंस को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।